आज हमारा टॉपिक है मांग का अर्थ, मांग के निर्धारक तत्व और मांग का नियम। मांग का अर्थ जानने से पहले हम उनके साथ दो शब्द इच्छा और आवश्यकता को भी समझेंगे। मान लीजिए कोई उपभोक्ता टीवी खरीदना चाहता है, परंतु उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो वह उपभोक्ता की केवल इच्छा कहलाएगी। अगर उसके पास पर्याप्त धन भी है, लेकिन वह एक निश्चित कीमत पर उसे खरीदने के लिए एक निश्चित समय पर तैयार नहीं है, तो वो आवश्यकता कहलाएगी। मांग उस अवस्था में कहलाएगी जब एक उपभोक्ता किसी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा एक निश्चित समय पर वस्तु की एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए योग्य ही नहीं बल्कि तैयार भी है। इसके साथ साथ मांग के जो निर्धारक तत्व है या जो मांग फलन है उसको हम जानेंगे। मांग फलन के अंदर हमारे पास Qx इक्वल टू फंक्शन है Px Pr y w t e। यह व्यक्तिगत मांग फलन का मांग फलन है। दूसरे नंबर पर Qx इक्वल टू फंक्शन है Px Pr y स्टार t z w e। यह बाजार मांग फलन है। इन दोनों को हम समझेंगे। जहां पर व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन की बात है, उनमें क्या अंतर है सबसे पहले हम ये जानेंगे। बाजार मांग फलन में y स्टार और z ये दो निर्धारक तत्व जो व्यक्तिगत मांग फलन में नहीं पाए जाते हैं। y स्टार का अर्थ है आय का वितरण और z का अर्थ है जनसंख्या का आकार और रचना। ये व्यक्तिगत मांग फलन में नहीं पाए जाते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन में समझने के लिए Px का अर्थ है वस्तु की x वस्तु की कीमत, Pr का मतलब है संबंधित वस्तु की कीमत, y का अर्थ है उपभोक्ता की आय, w का अर्थ है उपभोक्ता की संपत्ति, t का अर्थ है उपभोक्ता के रुचि और उसकी प्राथमिकताएं, और e का अर्थ है संभावनाएं। इनको जानने से पहले हम Px को और क्वांटिटी ऑफ x देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक रेखा चित्र दिया गया है जिसमें OY अक्षांश पर x वस्तु की कीमत को दिखाया गया है, OX अक्षांश पर x वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है। मान लीजिए हमारे पास प्रारंभ में वस्तु की OP कीमत है। इस OP कीमत पर वस्तु की OQ मात्रा ली जा रही है, खरीदी जा रही है। जैसे ही वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, मान लीजिए OP से OP1 हो जाती है, उस अवस्था में हमारी वस्तु की जो मात्रा है OQ से OQ1 हो जाती है, यानी कि कीमत में वृद्धि होने से मांग की मात्रा में कमी आ जाती है। दूसरी ओर जब मान लीजिए
कीमत OP से कम होकर OP2 हो जाती है, उस अवस्था में माल की मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। अर्थात कीमत के कम होने पर माल की मात्रा बढ़ जाती है। यह DD मापक जो है वस्तु की कीमत और माल की मात्रा में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है और इसे ही मांग का नियम कहा जाता है। मांग का नियम का अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातों के अंदर हमारे पास वस्तु की कीमत के अलावा जो यहाँ फंक्शन मांग फलन में दिखाए गए हैं वो सभी शिथिल रहते हैं। सिर्फ कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है वो मांग के नियम के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत में हमारे पास दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापक वस्तुएं और नंबर 2 पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेप्सी कोला की जगह कोका कोला का प्रयोग। यह प्रतिस्थापक वस्तुओं के साथ साथ पूरक वस्तुओं का अर्थ है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग एक साथ की जाए, जैसे पेन के साथ स्याही का प्रयोग, कार के साथ पेट्रोल का प्रयोग, ये पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं पूरक वस्तुओं की, उसके अंदर इस रेखाचित्र से हम समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास प्राइस ऑफ पेप्सी और यहाँ क्वांटिटी ऑफ कोका कोला, इन दोनों के बीच संबंध दिखाना है। इसके अंदर हमारे पास जो मांग वक्र होगा वो धनात्मक ढाल का होगा, यानी कि पॉजिटिव स्लोप होगा। अर्थात जब पेप्सी की कीमत बढ़कर मान लीजिए प्रारंभ में मान लीजिए हमारे पास प्रारंभ में पेप्सी की कीमत OP है। इस OP कीमत पर हमारे पास कोका कोला की OQ मांग की जा रही है। जैसे ही हमारे पास पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है, OP1 हो जाती है, तो हमारे पास कोका कोला की मांग बढ़ जाती है, OQ1 हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि पेप्सी जो है अब महंगी हो गई है और इसकी जगह अब उपभोक्ता कोका कोला को स्थान देने लगा है, सस्ती वस्तु होने की वजह से। मान लीजिए अब पेप्सी की कीमत OP से कम होकर OP2 हो जाती है। जैसे ही पेप्सी की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता कोका कोला की मांग में OQ से कमी कर OQ2 कर देता है।
क्योंकि अब पेप्सी कोको कोला की तुलना में सस्ती हो गई है, इसलिए कोको कोला के स्थान पर पेप्सी का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से पूरक वस्तुओं के अंदर जो मापदंड का जो श्लोक होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। ऋणात्मक ढाल में मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर प्राइस ऑफ पेट्रोल और यहाँ क्वांटिटी ऑफ का, ये पूरक वस्तुओं के लिए मानोत्तर होगा जो ऋणात्मक ढाल का होगा। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जब पेट्रोल की कीमत ओपी से बढ़कर OP1 हो जाती है तो कार की मांग OQ से कम होकर OQ1 हो जाती है, और जब पेट्रोल की कीमत घटकर OP से OP2 हो जाती है तो कार की मांग OQ से बढ़कर OQ2 हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। संबंधित वस्तुओं की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध है। पूरक वस्तुओं के साथ साथ अब हम देखते हैं उपभोक्ता की आय, यह भी मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की मांग संबंधित जो वस्तु की जो मांग होती है उसको 3 तरीके से प्रभावित करती है। इसको हम 3 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 सामान्य वस्तु, नंबर 2 निम्न कोटि की वस्तुएं, और नंबर 3 आवश्यक वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है उन वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और यहाँ पर जो हम संबंध देखेंगे आय और संबंधित वस्तु की मात्रा के बीच, इनकम and quantity of X group system of consumer। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए प्रारंभ में उपभोक्ता की जो आय है वो Y है और OY1 OY2, यहाँ पर जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है OY से बढ़कर OY1 हो जाती है, वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, OY1 से OY1 हो जाती है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है और OY से OY2 हो जाती है तो उपभोक्ता की वस्तु की जो मांग है उसमें भी
कमी हो जाती है, OY से OY2 हो जाती है। सामान्य वस्तुओं में जो संबंध होता है उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की मात्रा में वो धनात्मक होता है, जबकि निम्न कोटि वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जहां जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उनकी मांग में कमी आ जाती है। निम्न कोटि वस्तुओं को देखने के लिए हमारे पास रेखाचित्र का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमारे पास प्रारंभ में OY इनकम है। इस इनकम पर हम वस्तु की OQ मात्रा खरीद रहे हैं। इस OQ मात्रा के बाद जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो निम्न कोटि वस्तु की मांग में कमी आ जाती है और वो OQ1 हो जाती है। तो इसका जो स्लोप होगा वो ऋणात्मक होगा इस प्रकार। इसके साथ साथ आवश्यक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता की आय में वृद्धि का संबंधित जो वस्तु है उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब आय बढ़कर OY1 हो जाती है तब भी मात्रा क्यों रहती है, OQ रहती है, और जब आय कम होकर OY2 हो जाती है तब भी मात्रा OQ रहती है। इसके साथ साथ रुचि तथा प्राथमिकताएं, रुचि तथा प्राथमिकताओं का जो प्रभाव होता है वो वस्तु की मांग पर पड़ता है। जैसे ही फैशन, विज्ञापन, रीति रिवाज ये जो होते हैं ये मांग को प्रभावित करते हैं, जिसका मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगला है संभावनाएं। संभावनाएं जो होती हैं वो भी मांग को प्रभावित करती हैं, वस्तु की मांग को। मान लीजिए हमारे पास वस्तु की जो कीमत है उसकी भविष्य में बढ़ने की आशंका है तो उपभोक्ता वर्तमान में उस वस्तु की मांग को बढ़ा देगा। अगर उस वस्तु की कीमत के घटने की आवश्यकता है तो उस वस्तु की मांग को कम कर देगा। इसी प्रकार से अगर उपभोक्ता को ये लगता है कि उसकी भविष्य में आय के बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में वो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, और जब उसे पता लगता है कि उसकी भविष्य में संभावना उसकी आय के घटने की है तो वो उसकी कम मात्रा खरीदेगा। तो संभावनाओं का प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या का आकार तथा रचना ये भी इस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जनसंख्या का आकार का अर्थ है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वस्तु की उतनी ज़्यादा मांग की जाएगी, और जितनी कम जनसंख्या होगी वस्तु की उतनी ही कम मांग की जाएगी। रचना का अर्थ है कि जो जनसंख्या हमारे पास है उसमें पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या किस प्रकार से वितरित है। मान लीजिए महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है तो महिलाओं से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी मांग ज़्यादा की जाएगी। इसी प्रकार से आय का जो वितरण है, आय का वितरण अगर असमान है तो हमारे पास जो अमीर वर्ग है उनसे संबंधित जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी ज़्यादा मांग की जाएगी। अगर समान वितरण है आय का तो उस अवस्था में आरामदायक और जरूरत की वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। संपत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता के पास ज़्यादा संपत्ति है तो किसी वस्तु की ज़्यादा मांग कर पाएगा, और संपत्ति कम है तो कम मांग कर पाएगा।
अब बात आती है कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग वक्र में संचलन को हम देखते हैं। ये जो होता है इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले संचलन की जब बात करते हैं तो कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको मांग वक्र पर संचलन के द्वारा देखा जाता है। मांग वक्र में संचलन दो तरीके से होता है। नंबर एक, मांग में विस्तार, नंबर दो, मांग में संकुचन। मांग में विस्तार का अर्थ है मांग में विस्तार का अर्थ है कि जब कीमत में कमी आती है, जब कीमत में कमी आती है तो हमारे पास मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी कि S से R की तरफ उसी मांग वक्र पर जो संचलन होता है वो विस्तार कहलाता है। इसकी विपरीत जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में जो कमी आती है वो मांग में संकुचन कहलाती है। अर्थात R से S की तरफ संचलन मांग में संकुचन कहलाएगा जब कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारे पास है पॉइंट, मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खिंचाव। मांग में परिवर्तन और मांग वक्र का जो खिंचाव है वो प्राइस के स्थिर रहते हुए अन्य तत्वों में जब परिवर्तन होता है जिनको मांग के नियम या स्थिर मानते हैं उनके द्वारा जो परिवर्तन होता है उससे मांग वक्र में जो खिंचाव होता है, मान लीजिए प्रारंभिक मांग वक्र dd से जो नया मांग वक्र है d1 हो जाता है तो इस अवस्था को मांग में वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि का अर्थ है कीमत समान है लेकिन अन्य तत्व जो है वो बदल जाते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ओपी कीमत जो दी गई है, कीमत में कोई बदलाव नहीं है लेकिन मांग बढ़कर OQ1 हो जाती है। ये अन्य तत्वों में परिवर्तन होने की वजह से होता है, चाहे वो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो या उसकी आकार जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो, संबंधित वस्तु से संबंधित हो, उपभोक्ता की रुचियां जो है उनसे संबंधित हो। इनके साथ साथ नया जो मांग वक्र है D1 मांग में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा जब उपभोक्ता जो है वो देखता है कि हमारे पास संबंधित वस्तु की कीमत उसी वस्तु की जो कीमत है वो समान रहे और मान लीजिए हमारे पास प्रारंभिक जो मांग वक्र है वो D1
डी से D1 हो जाए तो उस अवस्था में समान कीमत पर OP कीमत पर जो मान की जो मात्रा है वो R से कम होकर S बिंदु पर आ जाए, यानी कि Q से Q1 जो मान में जो कमी हो रही है वो समान कीमत पर अन्य तत्वों में परिवर्तन होने की वजह से हो रही है। वो हो सकता है उपभोक्ता की आय में कमी आ जाए, उसकी जो रुचियां हैं वो मांग के विपरीत हो जाए, उसके साथ साथ जनसंख्या का जो आकार है वो कम हो जाए, तो उस अवस्था में मांग में कमी कहलाए, मांग में कमी। अर्थात हमने जो आज पढ़ा है वो मांग का अर्थ, मांग के निर्धारक तत्व और मांग का नियम, और साथ में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग पर संचलन तथा मांग में परिवर्तन या मांग का खिसकाव।